नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर LBS कॉलेज कोटपुतली। प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के व्याख्यान का विषय है जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति। यह विषय आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। जयप्रकाश ने अपने जीवन के लंबे समय में अनेक अवसरों पर भारतीय लोकतंत्र की आलोचना की, लेकिन इस आलोचना का सरकारी नीतियों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, अपितु भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सामाजिक वैमनस्यता, गरीबी तथा केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती गई। जयप्रकाश ने जीवन के अंतिम दशक में यह अनुभव किया कि भारत की समस्या अब विकराल रूप धारण कर चुकी है, जिसका समाधान पृथक पृथक सुधारों से संभव नहीं है। पटना में 5 जून 1974 को एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यह विचार रखे तथा समग्र क्रांति का उद्घोष किया। इस क्रांति में 7 क्रांतियाँ सम्मिलित थीं। चलिए बच्चों, अब हम जानते हैं कि समग्र क्रांति क्या है या समग्र क्रांति का क्या अर्थ है। समग्र क्रांति जनता की क्रांति है। इसका उद्देश्य केवल शासन को बदलना नहीं, वरन व्यक्ति और समाज को बदलना है। समाज और व्यक्ति के जीवन के हर पहलू में क्रांतिकारी परिवर्तन हो और व्यक्ति और समाज दोनों का विकास हो, यही इस क्रांति का अंतिम उद्देश्य है। जयप्रकाश के अनुसार इस क्रांति की क्रियान्विति जनशक्ति के माध्यम से होगी, राज्य शक्ति के माध्यम से नहीं। इस क्रांति का स्वरूप अहिंसक होगा, हिंसात्मक नहीं। इस क्रांति में वर्ग संघर्ष का स्थान व्यापक शांतिमय सत्याग्रह लेगा। जयप्रकाश के अनुसार समग्र क्रांति दोहरी क्रांति है। संपूर्ण क्रांति की प्रक्रिया में 2 क्रांतियाँ सम्मिलित हैं। समाज में परिवर्तन, इस परिवर्तन में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन शामिल है, और दूसरा व्यक्ति में परिवर्तन। इस परिवर्तन में बौद्धिक, सांस्कृतिक और नैतिक परिवर्तन शामिल है। जयप्रकाश नारायण ने समग्र क्रांति की अवधारणा के कुछ उद्देश्य निर्धारित किए थे। इसमें पहला उद्देश्य था लोकतंत्र को उसकी वास्तविक शक्ति लौटाना। जयप्रकाश इस बात से बहुत अधिक अप्रसन्न थे कि आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में 5 वर्ष में एक बार अपने प्रतिनिधि को चुनकर जनता के अधिकार और कर्तव्यों की इतिश्री हो जाती है, और व्यवहार के अंतर्गत जनता का अपने इन प्रतिनिधियों पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। उनका विचार था कि मतदाताओं का कर्तव्य मतदान के साथ ही समाप्त नहीं होता, वरन निर्वाचित प्रतिनिधि और मतदाता के बीच नियमित संपर्क द्वारा होना चाहिए, ताकि वे परस्पर उत्तरदायित्व का ठीक से निर्वाह कर सकें। इसके अलावा उन्होंने इस क्रांति का उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण बताया, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक सत्ता का केंद्रीकरण रहेगा, तानाशाही का खतरा बना रहेगा। इसके अतिरिक्त समग्र क्रांति का एक अन्य उद्देश्य अनीति और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष और न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना था। इसके अतिरिक्त उन्होंने इसके संदर्भ में लोक शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता पर बल दिया। जयप्रकाश की समग्र क्रांति की अवधारणा में 7 क्रांतियाँ सम्मिलित हैं, जिनमें सबसे पहली है सामाजिक क्रांति। इस क्रांति का उद्देश्य समाज में समानता एवं बंधुत्व की स्थापना करना तथा समाज के सभी अंगों में परिवर्तन करना है। इस संबंध में जयप्रकाश ने जाति प्रथा के उन्मूलन पर विशेष बल दिया। उनका कहना था कि संपूर्ण क्रांति में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार करे। जाति के बंधन ढीले करने के लिए जयप्रकाश नारायण ने अंतर्जातीय विवाह को एक साधन माना। सामाजिक क्रांति के संदर्भ में जयप्रकाश जी ने दहेज प्रथा के अंत को भी आवश्यक माना था। सामाजिक क्रांति के अतिरिक्त दूसरी क्रांति राजनीतिक क्रांति है। इस क्रांति का उद्देश्य लोकतंत्र के आधार को व्यापक बनाना, अर्थात विकेंद्रीकरण करना था। इसके अतिरिक्त इस संदर्भ में जयप्रकाश ने लोक चेतना का जागरण व सक्रियता, संगठित लोक शक्ति,
को अत्यधिक महत्व प्रदान किया। सामाजिक और राजनीतिक क्रांति के अतिरिक्त समग्र क्रांति में सांस्कृतिक क्रांति भी सम्मिलित है। इस क्रांति का उद्देश्य भारतीय संस्कृति की रक्षा तथा प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों को जनता में पुनः विकसित करना था। इसके अलावा समग्र क्रांति में शैक्षणिक क्रांति भी सम्मिलित है। इसका उद्देश्य शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाना तथा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करना था। जयप्रकाश का विचार था कि शिक्षा में कोई मौलिक परिवर्तन तब तक संभव नहीं है जब तक कि या तो उपाधियां समाप्त न कर दी जाएं या उपाधियों का रोजगार से कोई संबंध न रहे। समग्र क्रांति में जयप्रकाश ने आध्यात्मिक क्रांति को भी शामिल किया। इस क्रांति का उद्देश्य आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना तथा भौतिकवाद से आध्यात्मवाद की ओर ले जाना था। समग्र क्रांति में वैचारिक क्रांति भी समाहित थी। व्यक्तियों में वैचारिक जागृति उत्पन्न करना इस क्रांति का उद्देश्य था। इस क्रांति को सफल बनाने का उत्तरदायित्व छात्रों को प्रदान किया गया था। क्रांति के आदर्शात्मक स्वरूप, अस्पष्ट कार्यक्रम, व्यापकता तथा जयप्रकाश जी के खराब स्वास्थ्य के कारण यह क्रांति सफल नहीं हो सकी। आशा है बच्चों कि आपको जयप्रकाश नारायण के समग्र क्रांति संबंधी विचार समझ में आए होंगे। यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। धन्यवाद।